नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्राउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अभी प्रेस वार्ता में मोदी जी पर जमकर निशाना साधा। बाबा विश्वनाथ की वाराणसी की अलौकिक भूमि पर तय करता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय राय जी के मुख्य चुनाव कार्यालय पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत जी हैं और इस देश में इतिहास की नई इबारत को स्वर्णिम अक्षरों में रचने जा रहे वाराणसी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। मैं आदरणीय अविनाश पांडे जी से आप लोग मुखातिब हों उसके पहले कहना चाहता हूं कि अविनाश पांडे जी ने एक अथक योद्धा की तरह उत्तर प्रदेश में 7,000 किलोमीटर की अनवरत यात्रा करके 80 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के दलों का एक ऐसा समन्वय स्थापित किया है जिससे आज समूचे उत्तर प्रदेश, जो कि देश की सत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है, एक जो वातावरण बना जिसमें समूचे उत्तर प्रदेश और देश में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीटें जीतने जा रहे हैं, उसके ऐसे कर्णधार अविनाश पांडे जी हमारे बीच में। मैं उनसे अनुरोध करता हूं पहले कि वो आप लोगों साथियों, कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, वाराणसी लोकसभा के हमारे गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अजय राय जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मीडिया का पूरा संचालन विशेष रूप से पिछले 2 माह से संचालित कर रहे सम्माननीय अभय दुबे जी, मीडिया डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानीय प्रमुख डॉक्टर CP राय जी, मंचासीन उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊंचाइयों पर पहुंचकर और लोगों के बीच में एक नया विश्वास बनकर जगा है। मुझे विश्वास है कि बनारस में जिस नारे को लेकर माननीय मोदी जी यहाँ पर आए थे कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, आज 20,000 करोड़ रुपए के खर्च होने के बावजूद भी कहा गया था कि इस देश का, इस गंगा का जल आचमनी के लायक होगा, लेकिन जिस प्रकार की दुर्दशा आज पूरे बनारस में केवल गंगा की सफाई को लेकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमें देखने मिलता है, जो भी यहाँ पर प्रदूषण को हटाने के लिए जो भी मशीनरीज लगाई गई, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं को आपने देखा होगा किस प्रकार से अनेक प्रकार के वीडियोज आपको देखने मिलेंगे, चाहे किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वाराणसी से गठबंधन के प्रत्याशी भाई अजय राय जी, मेरे सहयोगी AICC से यहाँ पर मीडिया संभालने की एक मजबूत जिम्मेदारी निभा रहे भाई अभय दुबे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री CP राय जी और मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री शिव पांडे जी और यहाँ तमाम सहयोगी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और शिव सत्य शाश्वत है, शिव अविनाशी है। आपका भी नाम अविनाश है, शिव अविनाशी है। हमारे धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को कहा गया है। लेकिन आज 6 चरण के चुनाव के बाद जब हार सामने दिख रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री और आपके सांसद, जिनकी जल्दी ही विदाई होने वाली है, उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ ईश्वर का दूत, ना सिर्फ दैवी शक्तियों से अभिभूत, पर अविनाशी भी बोल डाला है। मेरा अपना मानना है कि हार का बेहद गहरा असर मोदी जी पर हुआ है। मुझे चिंता है कि आगामी हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं,
और ये मानसिक और नैतिक दिवालियापन की एक बड़ी निशानी दिखा रहा है। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूं और उसके बाद आपके सवाल जवाब हम लोग लेंगे। 2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश का लोकतंत्र सशक्त रहेगा, परिपक्व रहेगा, जीवित रहेगा या तानाशाह की मनमर्जी के आगे दम तोड़ देगा। और इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र, ये चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, ये चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम है। इसे सांसद भी चुना, आपने प्रधानमंत्री भेजा इस देश में, इतनी मोहब्बत, इतना प्रचंड बहुमत, लेकिन 10 साल बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने थे और काम पर नाम मांगते तो देश के प्रधानमंत्री उलझुल बातें कर रहे हैं। क्योंकि असलियत यह है कि काम धेले का क्या नहीं है, नीलबटा सन्नाटा काम पर है, आगे की रणनीति पता नहीं है। पहले चरण में मोदी जी को मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग याद आ गया। दूसरा चरण आते आते वो महिलाओं और ब्याहताओं के मंगलसूत्र और भैंस पर पहुंच गए। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली, अपने कलेजे के टुकड़े, अपने सबसे अजीज अंबानी और अडानी के लिए कहने लगे कि बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने अपने आप को स्वयंभू ईश्वर का दूत, दैवीय शक्तियों से अभिभूत घोषित कर दिया। उनका कहना है वो बायोलॉजिकल ही नहीं है। पांचवा चरण आते आते मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आपके बैंक खाते बंद करके पैसे ले लेंगे, बिजली का कनेक्शन काट करके अंधेरा कर देंगे। हो सकता है अपनी अगली स्पीच में बनारस में मोदी जी कहें अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मटर पनीर की आपकी सब्जी से पनीर गायब कर देंगे। हो सकता है वो कहें कि आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच चुरा लेंगे, आपके बच्चों का बैग चुरा के भाग जाएंगे, आपके घर की बेल बजा के भाग जाएंगे। ये क्या लेवल ले आए हैं मोदी जी। और असलियत यह है कि छठा चरण आते आते इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो किसी राजनेता ने इससे पहले नहीं किया था। अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चल रहे मोदी जी घिनौनी गंदी राजनीति पे उतर आए और मुजरा शब्द का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से एक बार नहीं बार बार किया। क्या हम नहीं जानते कि मुजरा औरत विशेष के लिए होता है? क्या हम नहीं जानते कि आधी आबादी का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है? लेकिन मुजरा शब्द किसी राजनेता ने इसका प्रयोग नहीं किया और इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या काशी की जनता, क्या आपकी संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति इसकी परमिशन देती है, इसकी आजादी देती है? क्या भारतीय संस्कृति को यह कबूल है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, बाबा विश्वनाथ की नगरी का सांसद मुजरा शब्द का प्रयोग मंच से करे? ये सवाल काशी की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आधी आबादी का अपमान है। और मैं चाहती हूं कि आधी आबादी ऐसा सबक सिखाए नरेंद्र मोदी को कि उनको याद रहे कि आधी आबादी के बिना जिस धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में महिला को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वहां पर आप मुजरा शब्द का एक बार नहीं 3-3 बार अपनी स्पीच में प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है किस हद तक मोदी जी बौखला गए हैं, क्योंकि उनका मीडिया, उनका चरण चुंबक मीडिया, उनके तंत्र, उनकी एजेंसी, उनका धनबल भी उनको ये चुनाव नहीं जिता पा रहा है। ताकत से लड़ रहा है। अजय राय जी ललकार के बोल रहे हैं काशी का विकास क्या हुआ उसका जवाब दो। अभी अविनाश पांडे जी ने आपको पूरा विस्तृत बताया। मां गंगा में एफिडेविट देकर हाईकोर्ट में सरकार ने बताया है 40% नालियां मां गंगा में बह रही हैं, मृत गाय मां गंगा में बह रही है। क्या हुआ है काशी का? काशी को क्योटो बनाने का सपना था, काशी को वेनिस बना डाला। बारिश होती है सारी सड़कें भर जाती हैं,
और ऐसा लगता है कि ये वेनिस है, क्योटो से बहुत दूर है। लेकिन मोदी जी की ज्यादा बात ना करके मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। यह 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द हैं और इसमें भविष्य का खाका है। इसमें उस भारत की नींव रखने की बात है जहां पर युवाओं की, महिलाओं की, श्रमिकों की, किसानों की, हाशिए पर पड़े लोगों की बात सुनी जाएगी। इसमें पूरी तरह से हम डंके की चोट पर कहते हैं, और ये हमने घर पर बैठकर, कमरे में 1.5 लोगों ने बैठकर अडानी की चिट्ठी पर नहीं बनाया है। ये घोषणा पत्र, ये न्याय पत्र राहुल गांधी जी ने सितंबर 7 तारीख 2022 को जब चलना शुरू किया, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, हर वर्ग से मिले, हर उम्र से मिले। उनकी आशंकाओं, उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके न्याय का यह लेखा जोखा है। मणिपुर से मुंबई, हाँ वही मणिपुर जो 1 साल से जल रहा है, लेकिन 56 इंच की चूहे कलेजे वाला प्रधानमंत्री वहां पर एक बार नहीं जा पाया। वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जो लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने तुगलकी फरमानों के द्वारा इस देश के ऊपर थोपी है। बेरोजगारी का समाधान है, महंगाई का समाधान है, आर्थिक असमानता का समाधान है, असुरक्षित महिला का समाधान है, बदहाल किसान का समाधान है और मजबूर मजदूर का समाधान है। मैं संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ, युवा न्याय 65% इस देश की आबादी 35 वर्ष से उम्र में कम है। जहां पत्थर फेंको वहां से एक ही आवाज आएगी, रोजगार दो, नौकरी दो, रोजगार पे चर्चा करो। 2.5 महीने का चुनाव, मोदी जी के मुंह से एक ही शब्द नहीं निकला और वो है रोजगार। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं। हमने वचन दिया है लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त 2024 से हम फटाफट लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगे और बिल्कुल फटाफट लोगों को रोजगार देंगे, जिससे लोगों को 30 लाख लोगों को सरकारी पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जा सके। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हम पूरी तरह से 1 साल का स्टाइपेंड देंगे, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीना। हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करेंगे और जिस तरह से सेना में पहले नियुक्ति होती थी उसको बहाल करेंगे, क्योंकि सेना का एक काम है जो ठेके पर नहीं हो सकता है। 73 साल का प्रधानमंत्री आपसे 5 साल हर होर्डिंग पे झांक झांक के मांग रहा है, लेकिन 24 साल के युवा को कहता है तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। वो युवा तपते हुए रेगिस्तान में, वो युवा हाड़ कांपती हुई सियाचिन पे, सरहद पे खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा करता है। उस युवा से कहता है तुम 24 साल में घर चले जाओ, तो जी नहीं, 24 साल में अग्निवीर खत्म करेंगे हम, यह अन्याय खत्म होगा और फिर से जैसे हम लोग नौकरी देते थे सेना में, नौकरी दी जाएगी। मैं उसके बाद 1 मिनट बात पेपर लीक पर जरूर करना चाहती हूँ। जब राहुल जी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पेपर लीक एक इतना बड़ा मुद्दा है कि बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप रात की 1 रोटी कम खाते हैं, गाजर मूली की तरह रेलवे में, बस में लड़के लड़कियां भर कर जाते हैं, पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। वो निराश हो जाते हैं, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है कि हम पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लोगों की हाथ कांप जाए और दिसंबर 2023 तक के एजुकेशन लोन भी हम माफ करेंगे। मैं आधी आबादी की पूरी बात करना चाहता हूँ। आधी आबादी को जितना असुरक्षित मोदी जी ने रखा, उतना किसी ने नहीं रखा। मातृशक्ति के नाम पर वोट वो प्रधानमंत्री मांग रहा है जिसका मुंह IIT BHU के गैंगरेप पर नहीं खुलता है, और IIT BHU के वो गैंगरेपिस्ट बीजेपी की IT सेल के मेंबर है, चाहे वो सक्षम पटेल हो, चाहे वो कुणाल पांडे हो, चाहे वो आनंद चौहान हो। मुंह नहीं खुलता उनका हाथरस की गुड़िया की दर्दनाक मौत पर, मुंह नहीं खुलता अंकिता भंडारी पर, मुंह नहीं खुलता उन्नाव पर, मुंह नहीं खुलता लखीमपुर के चीरहरण पर, मुंह नहीं खुलता बिल्किस बानो के लिए, और मुंह नहीं खुलता इस देश की उन बेटियों के लिए जब वो मेडल लाती हैं तो मोदी जी हाथ उनका मिलाते हैं, और जब वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उनके आरोपी के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हम ना सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समृद्ध और स्वावलंबी बनाने की भी बात कर रहे हैं।
गरीब महिलाओं के खाते में, और मैं वही शब्द का प्रयोग करूंगी जो मेरे नेता करते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। जब 1 लाख रुपए सालाना जाएगा, 8500 रुपए महीने का जाएगा, तो महिलाएं समृद्ध होंगी, स्वावलंबी होंगी, संबल होंगी, परिवारों की ज्यादा बेहतर बढ़ोतरी होगी और महिलाएं सशक्त बनेंगी। हमारा वादा है कि नई सरकारी नौकरियों में हम आधी नौकरी लड़कियों के लिए आरक्षित करेंगे। मैं अगली बात करना चाहती हूँ किसान की। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हम सब कहीं ना कहीं या तो किसानों के बच्चे हैं या किसानी से ताल्लुक रखते हैं। किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया पहले कभी नहीं हुआ। और किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है। वो एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे, जो खाद, बीज, कीटनाशक, खेती के उपक्रम पे जीएसटी पड़ता है उससे मुक्त करेंगे। और यही नहीं, हम 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं, किसानों का माफ करेंगे। पहले भी किया है, दोबारा से करके दिखाएंगे। श्रमिकों, हमने आपने सबने देखा है कि कैसे जो श्रमिक इस देश को बनाते हैं, इस देश की बुनियाद है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतों को गढ़ते हैं, इस देश के सपनों को बुनते हैं, उन श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है। तो हमारा मानना है कि मनरेगा में हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली थी। उस मनरेगा में मानदेय बढ़ के अब 400 रुपए प्रतिदिन का होने जा रहा है। गिग इकोनॉमी, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला टाइप के लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कानून बनेगा। इस देश में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग, दवाई और ट्रीटमेंट होगा। ऐसा हमने राजस्थान में करके दिखाया था, हम दोबारा से करेंगे। और यही नहीं, इस देश के लोगों के लिए गरीबी की जो खाई मोदी जी ने बनाई है, जो 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, जहां पर अडानी दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है और किसान 27 रुपए कमा रहा है, वो देश जहां पर चकाचौंध G20 होता है, मोदी जी अपनी छवि सुधारते हैं, लेकिन गरीब के घर के आगे पर्दा लगाना पड़ता है, दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिस पर 20% आबादी को आपने 46 रुपए रोज पर रहने को मजबूर कर दिया है। उस आबादी के लिए हम 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का भला हो, कांग्रेस की सरकार ये कानून लाई थी, उसी के अंतर्गत ये अनाज मिल रहा है, लेकिन हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। और ये सारी योजनाएं हम कर्नाटक में, हम तेलंगाना में, हम हिमाचल में अपनी सरकारों में चला रहे हैं। ये कोई चांद तारे तोड़ने वाली बात नहीं है। और अंत में मैं बस बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। और हिस्सेदारी न्याय की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और यहां तक कि गरीब सामान्य वर्ग भी आज हाशिए पर है। आज सो कॉल्ड अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके लिए कोई नीति निर्माण नहीं हो रहा है, उसके बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, उसकी कोई टोह नहीं ली जा रही है। एक दलित को उसके, अगर वो अपने मन से वोट देता है बरेली में, तो तहसीलदार की सुरक्षा कर्मी उसको पीट रहे हैं। एक आदिवासी के सर पर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। तो हाशिए पर रह रहे इन लोगों को अगर मुख्य धारा में लाना है, वो तभी होगा जब इस देश का एक्सरे होगा। अगर आपके पैर में चोट लग जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर ये सुनिश्चित करने से पहले कि प्लास्टर लगेगा, गर्म पानी या ठंडे पानी से सेक होगी या क्रेप बैंडेज बंधेगा, वो पहले आपसे एक्सरे कराएगा। और हम यही तो कह रहे हैं, 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। हम कह रहे हैं जनगणना कराइए, सामाजिक और आर्थिक। विश्व के हर राष्ट्र ने कोरोना के बाद कराई, हम क्यों नहीं करा रहे? कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। गरीब सामान्य वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का भला होगा, वो मुख्य धारा में आएंगे। और कुछ भी ज्यादा कहने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि काशी की धरती बाबा विश्वनाथ की धरती है। शिव सत्य के साथ हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव अहंकार का नाश करते हैं और शिव एक अकेले हैं जिनकी जो बारात है उसमें हर तरह का जीव, जंतु, पशु, पक्षी, हर वर्ग का, गरीब, अमीर शामिल है। और ये इंडिया गठबंधन भी शिव जैसी बारात की बारात है, क्योंकि असलियत ये है कि लोगों को गरीब रखकर, लोगों को वंचित रखकर, लोगों को शोषित रखकर समृद्ध भारत नहीं बन सकता है। 10 साल इस देश ने अन्याय सहा, 10 साल इस देश ने जुमले सहे, और अब जब देश हिसाब मांग रहा है तो इधर उधर की बातें की जा रही है। देश यही तो पूछ रहा है, कहां है 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने थे, कहां है 20 करोड़ रोजगार, कहां है 100 स्मार्ट सिटी? काशी भी तो एक स्मार्ट सिटी बननी थी।
कहाँ है रुपया और डॉलर जो एक पर आना था? 58 पर रुपया दिया था प्रभु, आपने उसको पहुंचा दिया 84 पर। पूछ रहा है देश कि पेट्रोल का शतक पार क्यों कराया? पूछ रहा है देश कि किसान आपके साथ खड़े रहते हैं। आप इनको जिताइए, आपके बेटे हैं अजय राय जी, ललकार कर लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई मजबूती से हम सब लड़ेंगे, ये आपसे वादा है। आपके सवालों का स्वागत है। एक सवाल पूछवा लीजिए। हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज प्रवक्ता सुप्रिया सिंह जी का स्वागत करता हूँ, धोबिनी का, सब और सभी हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष और सभी साथियों का और पत्रकार साथी भाइयों का। राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें आ गई, प्रदेश स्तर की बात आ गई, अब थोड़ा बनारसीपन पे भी बात हो जाए भैया। बनारसीपन पे भी बात हुई कि न हुई? बहुत हो गया बनारस को शोषण, गुजराती लोग बहुत शोषण, सारा काम के करत हो गुजराती करत हो। गंगा जी में गाय का लाश तैरत हो, 40,000 करोड़ खा गई, के खैलत गुजराती खा गई। बंदरगाह बनल हो, 10,000 करोड़ का हल्दिया या रामनगर में 10,000 करोड़ के खाकर गुजराती बनी। तो यहाँ पर रोपवे बना था, रोपवे के बनावत था गुजराती बनावत हो, सब गुजराती ही काम करत हुआ। बनारस के लोग बेचारे खाली लेबर के रूप में काम करत हुआ, सुपरवाइजर और ऐसे बनारस के लोगों के ऊपर नहीं रखा गया। अभी चुनाव का मोदी जी का संचालन के करत हो गुजराती करत हुआ, ये करत हो काकूबाई तन्मय मेहता करत हुआ। गलत बोलत नहीं बतावा, आप सब लोग को बनारस का पत्रकार हुआ भैया जी, और वो खाली बनारस के लोगों में निर्देश दे बन जाते गुजराती के द्वारा कि जाके स्टिकर छटाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहां ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, केवल सब कुछ गुजराती करत हुआ। तो हमारे यही का मतलब कि जब आपके घर का सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार को लोग खड़ा हुआ तो परिवार के साथ खड़ा रहा। कब तक चाकरी हुई? चाकरी मत करा, ईमानदारी करा, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमारा अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन। और अंत में एक बात जरूर कहो कि आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी लिखल, बनारस के सम्मानित लोगों की 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगा, हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला। उनसे एक बात जरूर पूछेंगे चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गए ना कोरोना की वजह से, तो उनकर एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आ रहा हो, 2000, 5000, 10,000 कोई भी चिट्ठी लिख के भेजल मोदी जी की, भैया ये हमारे मोदी जी यहाँ का सांसद हूँ, आपके घरे का भाई बहन बिटिया हमारे परिवार का सदस्य है। जैसे मोदी जी लिखना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोग बढ़ गए कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट कर मोदी जी चिट्ठी लिख के ये जरूर काशी के जनता से पूछे। वोट दे के मिले उसमें तो अपने जान का मोह हम नहीं के लिए ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हो, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घरे बैठल लाइव होता कहीं निकलत रहा सड़क पे। हम लोगों का कार्यकर्ता हम कहेंगे हम निकलत रही, हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम कर वो समय मोदी जी का भी ध्यान नहीं दिला। उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला प्रहलाद घाट पर, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, दूध का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहां पता लगल कि ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था, पाइप फटल था, और बार बार चिल्लात हो गया भाई ऑक्सीजन हमने नहीं मिला, तो जबरी उसने लगा कि वो बेचारा मर गया। और भाजपा का कोई नेता को संवेदना प्रकट करे तक नहीं गए अजय शुक्ला की, जो ससुराल वाले बीएचयू में जाके चिल्लाहट कहना, हल्ला कहना, तो वो बड़ा वीडियो पर वायरल कर दिला। सब कबीर नगर में ससुराल लड़का चाहे लोग हल्ला, हम लोग करे घरे गई भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग, भाजपा के लोग मेरे बाद उनके दरवाजे की ना उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल गया। अमन का साथ था और यहाँ से गुजराती के भगावा यही है। कल के लिए अपील करते हैं। और कल जो 4 बजे राहुल जी हमारे अखिलेश जी आवत हुआ मोहन सराय में, उमन सब बनारस लोगों से आग्रह यही हो कि भैया सब लोग पूरी ताकत के साथ सब लोग वहां पहुंचा और अपन ताकत दिखावा। 1 तारीख का इंतजार मत करा, 28 तारीख के अपन ताकत दिखा के चुनाव का दिशा बदलता। धन्यवाद। एक मिनट वन बाई ममता जी का मुसलमानों ने किया है और इस
ये तो मेरा फोन ही कहाँ ले जा रहे हैं आप, वही मैं सोच रही हूं। संविधान के साथ खिलवाड़ की बात कोई नहीं कर रहा है, और मैं इस मुद्दे पर जरा 2 मिनट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा भ्रमित करने का मुद्दा है। मोदी जी ने जब 400 पार का नारा दिया ना, तो उसकी कलई उनके लोगों ने खोल दी। अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह बिहार वाले, तेलंगाना के इनके सांसद धर्मपुरी, सब लोगों ने उसकी कलई खोल दी, क्योंकि उन्होंने बोला हमें संविधान बदलना है, इसलिए ये चाहिए। ये बात लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने कहा सब कुछ ठीक है, संविधान बदलने की इजाजत तो हम आपको नहीं देंगे, और लोगों ने छिटक कर इनके खिलाफ वोट किया और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हो गए। तो अब मोदी जी ये दूसरा पैतरा चल रहे हैं अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चाल, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आपका आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा? 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? कांग्रेस की किसी सरकार ने धर्म के नाम पे आरक्षण दिया है? धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में हो नहीं सकता भाई। इस देश का संविधान, ये जो सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, इसकी इजाजत नहीं देता है। ये दिखाता है कि कितना झूठे प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुने हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी किस कदर तक झूठ बोल सकते हैं। मोदी जी की गुजरात सरकार, जहां पर वो 12 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण मिला, मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया, उसमें से कुछ मुसलमान ओबीसी को भी आरक्षण मिला, मोदी जी उसकी तारीफ करते हैं। किस बात का झूठ बोलते हैं मोदी जी? और हम ऐसा क्यों करेंगे? हम क्यों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करेंगे, जो 85% आबादी है इस देश की? कोई महामूर्ख ही ऐसा काम करेगा? हम ऐसा काम क्यों करेंगे? तो मोदी जी झूठ बोलते हैं। ममता जी ने कहा है, वो जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उस पर उन्होंने कहा है कि मेरे पिछड़े लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी उनकी बात को गलत इंटरप्रेट मत करिए। वो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह सर्वथा गलत है, पिछड़ों के खिलाफ आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। लेकिन आपके काशी के सांसद बेलगाम और बेखौफ से झूठ बोलते हैं, वो बंद हो जाएगा। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ। 2 बार तो आप लोगों से कहा गया कि आप देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। इस बार तो ना उनकी सरकार बनेगी, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना वो सांसद बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा लगता है कि मैं काशी के भावी सांसद के बगल में बैठी हूँ। तो अपना वोट बर्बाद मत करिएगा, अपना वोट जीतती हुई पार्टी को, जीतते हुए गठबंधन को, अपने भाई और अपने बेटे को दीजिएगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा? ये गठबंधन, जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। ये सच है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर, असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस गठबंधन की धुरी है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे 48 घंटे के अंदर, जैसे मेरे अध्यक्ष ने कहा है, हम आपस में डिस्कस करके आपको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते इस चुनाव का जो फलक्रम था, जो धुरी थी, वो कांग्रेस पार्टी रही है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूं कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है आपके मैनिफेस्टो में, जैसा कि मोदी प्रचार कर रहे हैं, वो कितना सच है? ये 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द हैं। और बंधु, अगर आपको इसमें मुस्लिम शब्द मिल जाए तो या तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा, मैं या राजनीति छोड़ दूंगी। 0 शब्द है। नरेंद्र मोदी जी जो आपके सांसद हैं दुर्भाग्य से, और अब नहीं रहेंगे, उनके अंदर झूठ बोलने की बड़ी गंदी बीमारी है और वो बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग, मटन मछली पर झूठ बोला, उन्होंने मंगलसूत्र भैंस पर झूठ बोला, अडानी अंबानी के टेम्पो दिखने लगे, अपने आप को ईश्वर बता डाला। भाई, इस धरती पर हर प्राणी नश्वर है, वो अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं, वो ईश्वर का दूत बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का आगामी हार को देखकर मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आपकी आ रही है? यूपी में हमारी 50 से ज़्यादा सीट आने जा रही हैं। गठबंधन की 50 से ज़्यादा सीट आएगी और ये बात दबी जबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं।
300 से ज़्यादा। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।